नमस्कार। नमस्कार। आज हम वॉल्टर रसल की 1926 की एक किताब है द यूनिवर्सल वन, इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, ये काफी दिलचस्प किताब है। ब्रह्मांड को देखने का एक कह सकते हैं बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये पूरे ब्रह्मांड को एक मन या माइंड की रचना मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका मूल विचार ही यही है। और ये कि पदार्थ, ऊर्जा, प्रकाश, ये सब चीजें मतलब उसी एक मन के विचार की अभिव्यक्तियां हैं। सही कहा। सब कुछ एक ही तत्व या वन सब्सटेंस से बना है, जो लगातार गति में है। और ये गति ही उनके हिसाब से विचार है। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि ये एक तत्व क्या भला है और ये वास्तविकता कैसे गति और भ्रम से जुड़ी है। और वो चक्रीय शक्तियां भी जो सब कुछ बनाती बिगाड़ती रहती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो केंद्रीय विचार है कि सब कुछ एक ही सार्वभौमिक मन या तत्व है, हाँ, मतलब जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, पदार्थ, ऊर्जा, ये सब सिर्फ उसी एक तत्व की अलग-अलग गतियां हैं। बिल्कुल। रसल का यही कहना है। और इस गति को चलाने वाली जो मूल ऊर्जा है, वो है सोच या थिंकिंग। सोच? हमारी सोच? नहीं नहीं, मानवीय सोच नहीं। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एकाग्रता और फिर विकेंद्रीकरण की, कंसंट्रेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे किसी चीज पर फोकस करना और फिर उसे फैलने देना। उनका तो ये तक कहना है कि सोच ही एकमात्र ऊर्जा है। हम्म, तो अगर ऊर्जा सोच है और सब कुछ एक ही तत्व है, तो फिर ये जो ठोस दुनिया हमें दिखती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ये जो समय बहता हुआ महसूस होता है, हाँ, ये इतना असली क्यों लगता है? इसे रसल कैसे समझाते हैं? यहीं पर वो भ्रम या इल्यूजन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। भ्रम? हाँ, उनके अनुसार ये जो आयाम या डिमेंशंस है ना, लंबाई, चौड़ाई, यहाँ तक कि समय, ये असलियत नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ गति के कारण पैदा होने वाले प्रभाव हैं, दिखावट है, अपीयरेंस। असल में ब्रह्मांड आयाम रहित है, डायमेंशनलेस। आयाम रहित ब्रह्मांड, ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये आयाम बस मन की गति के अलग-अलग पैटर्न हैं, जिन्हें हम पदार्थ या रूप के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब गति का ही खेल है, तो ये गति काम कैसे करती है? इसका कोई पैटर्न है, कोई नियम? बिल्कुल है। वो इसे एक चक्रीय प्रक्रिया, एक साइक्लिकल प्रोसेस बताते हैं। जरा किताब में दिए गए कॉस्मिक पेंडुलम के बारे में सोचिए। कॉस्मिक पेंडुलम? हाँ, जैसे एक पेंडुलम दो सिरों के बीच झूलता है ना, वैसे ही ब्रह्मांड भी दो विरोधी ताकतों के बीच लगातार झूलता रहता है। कौन सी ताकत है? एक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ये चीजों को इकट्ठा करती है, सिकोड़ती है। इसे वो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं। ठीक है, और दूसरी? दूसरी है विकिरण, रेडिएशन। ये चीजों को फैलाती है, बिखेरती है। इसे वो चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म से जोड़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण और विकिरण, बिजली और चुंबकत्व। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि ये असल में दो अलग ताकतें नहीं हैं। नहीं। नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही बल के दो चेहरे। जैसे ब्रह्मांड सांस अंदर ले रहा हो, वो हुआ एकीकरण, गुरुत्वाकर्षण। और फिर सांस बाहर छोड़ रहा हो? बिल्कुल, वो हुआ विस्तार, विकिरण, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की तरह। वाह, ये कल्पना तो काफी दिलचस्प है, जैसे पूरा ब्रह्मांड जी रहा हो, सांस ले रहा हो। किताब में कुछ सर्पिल चित्र, स्पाइरल डायग्राम्स भी हैं, शायद वो इसी चीज को दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो चित्र इसी चक्रीय गति को दर्शाते हैं। एक अंदर की तरफ खींचने वाली ताकत, सेंट्रीपीटल, जो बनाती है, सृजन करती है। और एक बाहर की ओर धकेलने वाली ताकत, सेंट्रीफ्यूगल, जो बिखेरती है, विघटन करती है। सारे रूप, सारे फॉर्म्स इसी सेंट्रीपिटल फोर्स से, इसी एकाग्रता से पैदा होते हैं। और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वापस उसी में विलीन हो जाते हैं। एकदम सही। और इसमें प्रकाश भी शामिल है। प्रकाश? हाँ, रसेल प्रकाश को सिर्फ उस विजिबल लाइट तक सीमित नहीं रखते जो हम देखते हैं। तो फिर? उनके लिए सारा पदार्थ ही प्रकाश है। ऑल मैटर इज लाइट, बस उसकी क्षमता या ऑक्टेव अलग-अलग है। ऑक्टेव, जैसे संगीत में होते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। जैसे संगीत के सुरों के अलग-अलग लेवल होते हैं, वैसे ही पदार्थ के ऊर्जा स्तर अलग-अलग होते हैं। सब मूल रूप से प्रकाशी है, अलग-अलग ऑक्टेव का। ये तो क्रांतिकारी विचार हैं। और सुनिए एक और चौंकाने वाली बात। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि प्रकाश खुद यात्रा नहीं करता,
लाइट डज नॉट ट्रैवल। एक मिनट, प्रकाश यात्रा नहीं करता, ये कैसे मुमकिन है? हम तो यही पढ़ते आए हैं कि प्रकाश की गति होती है। हाँ, ये हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि प्रकाश स्वयं नहीं चलता, केवल उसका प्रभाव या उसकी उपस्थिति तरंगों के रूप में फैलती है। डिस्टर्बेंस फैलता है, प्रकाश नहीं। ये तो सच में बहुत अलग बात है। और फिर वो 18 आयामों की बात करते हैं। हाँ, हम तो आमतौर पर 3 स्थानिक और एक समय का आयाम, कुल 4 आयामों की बात करते हैं। ये 18 आयाम कहाँ से आ गए? ये उनके मॉडल का एक और बहुत ही अनूठा पहलू है। इसमें क्या क्या शामिल है? मैंने देखा लिस्ट में तापमान, रंग, यहाँ तक कि घूर्णन और तल, प्लेन जैसी चीजें भी हैं। हाँ, ये पारंपरिक भौतिकी वाले आयाम नहीं है। वो इन 18 आयामों को पदार्थ की अलग-अलग अवस्थाओं या गुणों को, या कहें कि गति के अलग-अलग पहलुओं को मापने का एक तरीका मानते हैं। जैसे तापमान 8वां आयाम ऊर्जा की अवस्था बताता है, रंग 15वां, कंपन की गुणवत्ता, तल या प्लेन 16वां 18वां, रूप की स्थिति या दिशा, ये सब गति की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है चीजों को समझने का। हाँ, ये गति और उसकी आवधिकता, उसकी पीरियोडिसिटी को समझने का उनका अपना ढांचा है। ठीक है, तो इन 18 आयामों और उनकी आवधिकताओं को समझने का फायदा क्या है? मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल? रसेल का सुझाव ये है कि अगर हम इन आयामों और उनके चक्रीय पैटर्न को पूरी तरह समझ लें, तो हम तत्वों का रूपांतरण कर सकते हैं। ट्रांसम्यूटेशन? रूपांतरण मतलब एक तत्व को दूसरे में बदलना, जैसे शीशे को सोने में बदलना। हाँ, कुछ वैसा है। उनका मानना था कि अगर हम गति की सही अवस्था को कंट्रोल कर सकें, तो हम एक तत्व जैसे कार्बन को दूसरी अवस्था जैसे सोने में बदल सकते हैं। ये तो कीमियागिरी जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन उनका आधार वैज्ञानिक है। उनके अपने ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ये इस विचार से जुड़ता है कि प्रत्येक तत्व हर दूसरे तत्व के भीतर है, क्योंकि सब कुछ मूल रूप से एक ही तत्व से बना है। बिल्कुल, बस उसकी गति की अवस्था, उसका ऑक्टेव अलग है। ये सब जानने के बाद ब्रह्मांड और खुद को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलना चाहिए? किताब बार बार इस परस्पर जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देती है। एक जगह कहा गया है, जो कुछ भी है वो बाकी सब कुछ का है जो है। हाँ, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि हम सब एक ही एकीकृत वास्तविकता का हिस्सा हैं। ये जो अलगाव हम महसूस करते हैं ना, कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, ये कुर्सी अलग है, हाँ, ये सब रूप और आयाम के भ्रम का नतीजा है। तो असल में सब एक है। हाँ, उस मौलिक स्तर पर इस एकता को, इस एक को समझना ही कुंजी है। रसल यहाँ ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि, इंटेलिजेंस में फर्क भी करते हैं। ज्ञान और बुद्धि। क्या फर्क है? ज्ञान है सिर्फ तथ्यों को जानना, कारण जानना, ये पैसिव हो सकता है। लेकिन बुद्धि है उस ज्ञान को रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करने की क्षमता, उस सार्वभौमिक लय के साथ तालमेल बिठाकर सोचना और काम करना। तो ज्ञान होना काफी नहीं है, बुद्धि जरूरी है। हाँ, उसे सक्रिय रूप से लागू करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें वाकई चुनौती देते हैं, वास्तविकता को बिल्कुल नए ढंग से देखने की। एक ऐसा ब्रह्मांड जो विचार से जन्मा है, लगातार बन और बिगड़ रहा है, एक सतत चक्र में, जहां आयाम सिर्फ दिखावे हैं और सब कुछ मौलिक रूप से एक है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अंत में एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर ये रूप और आयाम, जैसा रसल कहते हैं, वाकई एक सार्वभौमिक मन की सोच से पैदा होने वाले भ्रम हैं, तो फिर अपनी सोच को जानबूझकर सचेत रूप से सार्वभौमिक लय के साथ मिलाने की कोशिश करना, जैसा रसल सुझाव देते हैं, हमारे अपने यथार्थ के अनुभव को, हमारी रियलिटी को किस तरह बदल सकता है। सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।